हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, उसके बाद उसका फाइनेंशियल देखेंगे और बाद में हम टेक्निकल देखेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। वैसे वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है, तो यहाँ पे मेरा बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एनालिसिस कैसे करना है वो सीख सकते। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और किस चीजों में इनकी मास्टरी है। तो यहाँ पे स्क्रीनर पे मैंने आईओएलसीपी कंपनी ओपन कर ली है और यहाँ पे बिजनेस वाले सेगमेंट में हम जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो फार्मा सेगमेंट में है एंड दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट। अगर इनकी प्रोडक्ट हम देखें तो फार्मा सेगमेंट के अंदर इसका जो मेन मास्टर है वो है आइबोप्रोफिन बनाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइबोप्रोफिन विथ 35% ग्लोबल शेयर। तो यहाँ पे आइबोप्रोफिन बनाने में इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कि रॉ मटेरियल से कैसे आइबुप्रोफेन बनाना है उसका पूरा सेटअप लगा के रखा है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड का 35% मार्केट शेयर है वो इन्हीं के पास है। और यहाँ पे दूसरा जो प्रोडक्ट है इनका वो स्पेशलिटी केमिकल में आता है और उसमें भी जो इनका मेन प्रोडक्ट है वो है इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट और बाकी सारे जो भी केमिकल है उनमें से इनका 40 to 50% रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पे कंपनी का जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि जब भी इस केमिकल कंपनी के रॉ मटेरियल में प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है तो इनके जो मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं और यही मार्जिन की वजह से उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है और इनपुट कॉस्ट बढ़ने से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अफेक्ट होती है। तो एक बार इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो यहाँ पे जून 2019 से हम अगर देखें तो इनका जो रेवेन्यू है लगभग सेम जैसा ही है। यहाँ पे 493 करोड़ था और अभी यहाँ पे 572 करोड़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन जो 29%, 30%, 32% इतना जो चल रहा था वो अचानक से कम होके यहाँ पे 8% हो गया, ठीक है। तो ये जो 8% होने के पीछे का रीज़न है कि पूरे ग्लोबली इनका जो रॉ मटेरियल उनका प्राइस बढ़ गया था। तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस में देखेंगे तो इनका रॉ मटेरियल का प्राइस जो पहले 57-56% के आसपास चल रहा था वो मार्च 21 के बाद लगभग 60%, 65%, 75% जितना हो गया। लेकिन सामने अगर उनका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। तो एक बार हम ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। आफ्टर 2020 इनका रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हुआ है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ईयरली तो यहाँ पे आपको 3 साल के लिए प्रॉफिट मार्जिन अच्छे लगेंगे। तो जो हमने ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट देखा तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली अच्छे दिख रहे हैं। तो एक्चुअली 2019 से लेकर 2021 तक की इनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे दिख रहे हैं। अदरवाइज इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10 to 15% के आसपास फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे कोरोना की वजह से ये जो डिमांड अचानक से आई थी उसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ी, लेकिन सामने इनकी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ी थी और सामने प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ा था। लेकिन अभी इनका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो अभी भी हाई पे ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मेजर इनका ड्रॉबैक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि कंपनी का जो हल्का पी है ओनली एंड ओनली 11 का है और कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है 341 चल रही है और कंपनी की जो बुक वैल्यू है 237 है, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू से काफ़ी नज़दीक चल रही है। तो जैसे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो कंपनियाँ होती है वो जनरली बुक वैल्यू के नज़दीक मिलना लगभग असंभव है। तो अगर हम एक बार विन्नति ऑर्गेनिक कंपनी का भी देख लें तो विन्नति ऑर्गेनिक कंपनी भी IBB करके उनकी एक प्रोडक्ट है जिसमें लगभग 65% मार्केट शेयर है, ठीक है। तो ILCP कंपनी का भी अगर हम बिजनेस देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पेशलिटी केमिकल में ये भी IBB करके एक प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन यहाँ पे इनका जो मेजर डिपेंडेंसी है वो है ये 2 प्रोडक्ट पे, आइबुप्रोफिन एंड दूसरा है इथाइल एसीटेट। और ये लोग फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं कि अपना धीरे धीरे जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें और दूसरी जो सेगमेंट है, दूसरी केमिकल्स है वो भी मैन्युफैक्चर करके ज़्यादा मार्जिन अर्न करें। तो ये चीज़ का हमें पता चलता है इनकी PPT से। आप यहाँ पे स्क्रीनर में ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लास्ट में यहाँ पे PPT मिल जाएगा और साथ में ही आपको कॉन कॉल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने PPT ओपन किया हुआ है। तो ये PPT में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है केमिकल से इनका रेवेन्यू 53% आ रहा था और आइबोप्रोफिन से इनका जो रेवेन्यू है वो 37% आ रहा था। वो धीरे धीरे चेंज होके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अदर रेवेन्यू है वो 20% हो गया है और केमिकल एंड आइबोप्रोफिन का जो रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। मतलब कि ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और दूसरे जो प्रोडक्ट है
जहाँ पे हाई मार्जिन वो लोग अर्न कर सकते हैं, उसमें भी ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ईयरली भी देखें तो ईयरली भी जो पहले अदर में 10% रेवेन्यू था वो अभी 16% दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी। अभी हम देखें कि इसका पी तो बहुत ही लो चल रहा है और बुक वैल्यू के भी काफ़ी नज़दीक चल रहा है। तो एक बार हम इसका हिस्टोरिकल पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पी रेशियो पे क्लिक करता हूँ, तो हिस्टोरिकल पी यहाँ पे तो पहले तो थोड़ा सा हाई चल रहा था, लेकिन अगर आप मीडियन पी देखें तो मीडियन पी 10 के आसपास ही है। अगर हम 2020 से देखेंगे तो इनका जो पी है वो एक ही रेंज में चल रहा है, मतलब कि एक फेयर वैल्यू के आसपास चल रहा है। लेकिन सामने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो ये जो बार है वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते, तो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे गिरावट हुई है। ठीक है, अब ये जो गिरावट हुई है वो टेम्पररी गिरावट है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए हैं और ये लोग अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ा नहीं पाए। अब कभी भी कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि अपने रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए लेकिन फिनिश प्रोडक्ट के प्राइस ना बढ़ाए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर के लिए हो सकता है कि उनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए लेकिन अचानक से वो अपना फिनिश गुड्स का प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा रही है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर से वो धीरे धीरे करके अपना फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये लोग अपना फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर हम कंपनी का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून 2020 के बाद कंपनी ने लगभग 900 रुपीज़ का हाई बनाया था और यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की प्राइस नीचे आई है और साथ में इसका जो अर्निंग था वो भी नीचे आया है। तो ये जो रेशियो था प्राइस टू अर्निंग का वो रेशियो मेंटेन रहा, तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी का पी जो है वो 10 to 11 के आसपास मेंटेन था। अगर हम यहाँ पे कंपनी का कौन कॉल पढ़ते हैं तो उनके जो सीईओ है उन्होंने एक चीज क्लियर कट कही थी कि यहाँ पे कंपनी का फिलहाल का जो सेल्स वॉल्यूम एंड प्राइस जो है वो भी ऑल टाइम बॉटम पे चल रही है और इससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है लगभग ना के बराबर। यहाँ पे कंपनी का प्राइस जो है यहाँ से ज्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है और फ्यूचर में भी अगर देखेंगे तो ये सारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यूज होने वाला है। तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखें तो 1-2 साल के अंदर ही ये कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये जो 11 के पी पे आपको कंपनी मिल रही है वो काफी अच्छी और एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है। अब एक बार इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख ले तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने 2020 के बाद अपना शेयर थोड़ा सा बढ़ाया था, 41 से 43 किया था और साथ में ही यहाँ पे एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई थी। अब यहाँ पे एक जून क्वार्टर में थोड़ा सा कम किया था लेकिन उसके बाद वापस से अपना स्टेक बढ़ाया है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है वो एचएनआई के पास है और बाकी का जो लगभग 25-30% है वो जनरल पब्लिक के पास है। अब एक बार इसका हम टेक्निकल भी देख लेते हैं, तो टेक्निकल में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि कंपनी काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2014 में ए रेंज में चल रही थी, उसके बाद ब्रेकआउट देके कंपनी ने अपना रेंज चेंज किया और यहाँ पे ये वाले रेंज में कंपनी चलने लगी, मतलब कि लगभग 71 से हो गई 151। ठीक है, 151 से फिर एक ऊपर के लेवल में कंपनी ट्रेड कर रही थी 224 के आसपास। ठीक है, अब ए लेवल में भी कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। अब ये जो ब्रेकआउट दिया था उसका रीज़न है कि कोरोना की वजह से जो मार्जिन इंक्रीज हुआ और कंपनी को जो प्रॉफिटेबिलिटी मिली वहाँ से कंपनी को अच्छा खासा अर्निंग मिल गया। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो प्राइसिंग में प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से शेयर प्राइस गिरा है। लेकिन यहाँ पे इस प्राइस पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ ये वाली प्राइस पे, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस 3 बार सपोर्ट ले चुकी है। ठीक है, तो ये प्राइस है 300 का प्राइस और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े बार्स है इसकी हाइट लगभग पहले जो बार्स की हाइट थी उतनी है। ठीक है, तो यही हमें दिखाता है कि यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर है वो माल को परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी यहाँ से ये जो रिसेंट हाई था वहाँ तक तो जा सकती है और यही हमें फाइनेंशियल से भी समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो पी है और अर्निंग भी बढ़ेगा तो उसके हिसाब से कंपनी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है लेकिन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर हम टारगेट निकालते हैं रिसेंट हाई तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल गेन है वो लगभग 50% का है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल गेन है वो लगभग 6 मंथ के आसपास अचीव हो सकता है। फिर एक बार मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजम्पशन है और यहाँ पे एक एनालिसिस है। तो इसी बेस पे मैं भी यहाँ पे इस कंपनी को परचेस कर रहा हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी इस कंपनी को लगभग 540 के आसपास परचेस किया हुआ था, ये सोच के कि यहाँ से कंपनी सपोर्ट लेके
ऊपर जा सकती है। लेकिन एक्चुअल में उसका जब क्वार्टरली रिजल्ट आया तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो गिर गए थे, तो इसीलिए कंपनी यहाँ से ज़्यादा नीचे आ गई थी। तो कोई भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। तो वैसे मैंने वो होल्ड किया है और यहाँ पे मैं एवरेज करके ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करूँगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा रिसेंट टारगेट वो यहाँ पे रहेगा, और दूसरा जो टारगेट है मेरा वो 700 के आसपास रहेगा। तो आशा करता हूँ कोई भी कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है और किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसका एक बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी ऐसे ही वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।